गांव में था एक लड़का गैब्रियल नामक। वो लकड़ी काट के उसको बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाता था। एक दिन अपना काम खत्म करके जब वह घर को निकला, उसको रास्ते में मिल गया उसका दोस्त नोआ। उसने देखा कि नोआ कोई गहरी सोच में था। हे नोआ, किस बारे में इतना सोच रहे हो? हे गैब्रियल, क्या तुमको पता नहीं, महाराज की बेटी लापता हो गई है। क्या? पर ये हुआ कैसे? राजकुमारी कहीं दूर अपने दोस्तों के साथ घूमने गई थी और अचानक से गायब हो गई। महाराजा भी अपनी बेटी की याद में बहुत बीमार पड़ गए हैं। और ये ही नहीं, उन्होंने बोला है कि जो भी राजकुमारी को ढूंढ लाएगा वो उसको उनकी आधी जायदाद इनाम में दे देंगे। तो तुम ये सोच रहे हो कि कैसे राजकुमारी को ढूंढ ले आए और महाराजा की आधी संपत्ति जीत ले, है ना? हाँ। दोनों हंस के अपने अपने रास्ते चले गए। उस रात गैब्रियल बिना सोए इस बारे में सोचता ही रहा। महाराजा की आधी संपत्ति कमाने में तो न जाने कितने वर्ष लग जाएंगे। गैब्रियल ने सोचा कि वह किसी भी हालत में राजकुमारी को ढूंढ ले आएगा और राज्य की आधी संपत्ति को जीत लेगा। अगले दिन गैब्रियल राजकुमारी को ढूंढने के लिए निकला। इसी तरह कई दिन बीत गए पर उसको राजकुमारी नहीं मिली। गैब्रियल अब थक गया और परेशान हो गया, पर वह खुद को राज्य की संपत्ति के बारे में याद दिलाकर अपनी खोज को जारी रखा। एक दिन उसको रास्ते में एक तितली मिली जिसके पंख टेढ़े हो गए थे, जिसके कारण वह उड़ नहीं पा रही थी। गैब्रियल ने उस तितली के पंख को ठीक किया और उसको हल्के से हवा में उड़ा दिया। तितली ने गैब्रियल का शुक्रिया अदा किया और पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। गैब्रियल ने तितली को सब कुछ बताया। तितली ने सोचा कि वह गैब्रियल की मदद करे क्योंकि उसने भी तो उसकी सहायता की थी। वह सोचने लगी और उसको अचानक से याद आया कि कुछ दिन पहले एक जादूगर ने किसी लड़की को कब्जा किया था। तितली गैब्रियल को ये बात बोली और पूछी कि कहीं वो लड़की राजकुमारी तो नहीं। तितली वो जगह जानती थी और गैब्रियल को वहाँ ले गई। क्या ये तुम्हारी राजकुमारी है? हाँ, यही है। अब हम राजकुमारी को बाहर कैसे निकालेंगे? जादूगर बहुत ही शक्तिशाली है, हम कुछ नहीं कर सकते। तितली की बात सुनकर गैब्रियल बहुत दुखी हो गया कि वो राजकुमारी को नहीं बचा पाएगा। गैब्रियल का दुख तितली से देखा नहीं गया। गैब्रियल, तुम निराश मत हो। मैं एक जादुई तितली को जानती हूँ। उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं। वो हमारी मदद जरूर करेगी। तितली गैब्रियल को जादुई तितली के पास ले गई। गैब्रियल ने फिर जादुई तितली को सब कुछ बताया। पर उसने उसकी मदद करने से मना कर दिया। गैब्रियल फिर से दुखी हो गया। तितली फिर बोल उठी कि गैब्रियल ने उसको बचाया था जब वह उड़ नहीं पा रही थी और वह एक अच्छा इंसान है, तो उनको कैसे भी गैब्रियल की मदद करनी चाहिए। ठीक है, तुम दोनों यही रुको, मैं जाकर राजकुमारी को ले आऊंगी। जादुई तितली ने फिर अपने आप को एक सुंदर लड़की के रूप में बदल डाला और जादूगर के गुफा के पास टहल रही थी। ताकि वो उसको देख ले।
योजना के अनुसार जादूगर ने सुंदर लड़की को देखा और तुरंत अपनी शक्तियों का उपयोग करके उसको पकड़ लिया। उसने फिर लड़की को वहीं पे ले गया जहाँ पर उसने राजकुमारी को बंद रखा था। अंदर जाते ही सुंदर लड़की वापस जादुई तितली में बदल गई। ये देखकर राजकुमारी आश्चर्यचकित रह गई। तुम तो लड़की हो ना, तितली में कैसे बदल गई? मैं किसी भी रूप में बदल सकती हूँ, ये मेरी शक्ति है। पर ऐसी शक्ति होने के बाद भी तुम इस जादूगर की पकड़ में आई कैसे? मैं यहाँ तुमको बचाने आई हूँ, इसीलिए एक सुंदर लड़की के रूप में बदल गई ताकि जादूगर मुझे पकड़ ले और यहाँ तुम्हारे पास ले आए। पर तुम मुझे जानती कैसे? गैब्रियल नामक एक लड़का मेरे पास आया था मेरी मदद के लिए, तो मैं उसके लिए तुम्हें बचाने आई हूँ। जादुई तितली फिर राजकुमारी को भी तितली के रूप में बदल देती है और फिर दोनों वहाँ से उड़ निकलते हैं। गैब्रियल के पास पहुँचते ही राजकुमारी वापस अपने असली रूप में आ गई। गैब्रियल ने फिर जादुई तितली को उसकी मदद के लिए धन्यवाद किया। छोटी तितली भी जादुई तितली का धन्यवाद करके वहां से निकल गई। जल्द गैब्रियल राजकुमारी को वापस महाराजा के पास ले आया। अपनी बेटी को देखकर महाराज झूम उठा। अपने वादे के अनुसार महाराजा ने फिर गैब्रियल को अपनी आधी जायदाद सौंप दी। महाराजा ने सबके सामने इस बारे में ऐलान किया और सबको गैब्रियल के बारे में बताया। अंत में गैब्रियल ने अपनी जीती हुई संपत्ति के साथ खुशी खुशी जीवन बिताया और खुद को अच्छा नाम कमाया। कई साल पहले थे एक राजा और एक रानी। दोनों ने शिशु पाने के लिए कई वर्ष तक इंतजार किया और आखिरकार रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया। छोटी मुन्नी को बहुत लाड प्यार से पालन किया। महाराज के साथ रहता था उनका भाई धीरा और उसकी पत्नी मीनाक्षी, जो एक दुष्ट चुड़ैल थी। धीरा और मीनाक्षी सिंहासन पर कब्जा करना चाहते थे। दिन पे दिन ऐसा लगता है जैसे सिंहासन हमारे हाथ से छूट रहा है। जब राजकुमारी का विवाह हो जाएगा तब सारा राज्य उसके पति का होगा। तुम ही इस सिंहासन के महाराज बनोगे। मेरे पास एक योजना है। धीरा ने अपनी पत्नी की बात मानी। राजकुमारी के पास गया और उसको बातों से बहलाने लगा। एक सुनसान जगह ले जाते हुए। अब महारानी के भाई सेठू ने धीरा को राजकुमारी को ले जाते हुए देखकर उस पे संदेह किया। चोरी से उन दोनों का पीछा करने लगा। सेठू ने दूर से देखा कि धीरा राजकुमारी को बातों में लगा रहा था और अचानक से मीनाक्षी पीछे से आई और कुछ भूती उस पर छिड़क दिया। तुरंत राजकुमारी मछली में बदल गई और नीचे गिर गई। सेठू झट से उसकी ओर दौड़ा और मछली को हाथ में उठा लिया। धीरा और मीनाक्षी पे उग्र हो उठा। दोनों सोचने लगे कि अब सेतु को चुप कैसे कराए, नहीं तो वे मुसीबत में पड़ जाएंगे।
मीनाक्षी ने तुरंत अपने काला जादू का इस्तेमाल किया, जिसके कारण सेठू गूंगा बन गया और अपने उंगलियों को हिला नहीं पाया। सेठू सब कुछ जानने के बाद भी किसी को कुछ बोल ही नहीं पाया, मजबूर रहा और राजकुमारी को बचा नहीं सका। सेठू मछली को लिया और महारानी के मछली घर में डाल दिया। महारानी को अपनी बेटी नहीं मिल रही थी और उसका भाई भी अचानक से बोलने और लिखने की शक्ति खो दी। परेशान होकर वह महाराज के पास अपनी बाधा ले गई। सेठू ने बार बार ये बात दोनों को बोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी मेहनत बेकार हो गई। दिन पे दिन गुजर गए और कोई कुछ नहीं कर पाया। हर रोज सेठू मछली को खिलाता और साथ समय बिताता था। सेठू केवल तुम्हारा ही ध्यान क्यों रखते हैं? हाँ, इसी तरह हमारी देखभाल क्यों नहीं करते? सिर्फ सेठू मामू को पता है कि मैं ही राजकुमारी हूँ, इसीलिए मेरा ध्यान रखते हैं। देख के ही समझ आता है कि उनको तुम्हारे साथ कितना लगाव है। हाँ हाँ, देखो वो तुम्हारे लिए एक सुंदर मछली घर बना रहे हैं। बाकी मछलियों ने देखा कैसे सेठू राजकुमारी के लिए बंदोबस्त कर रहा था। राजकुमारी को अकेलापन महसूस होगा, इसीलिए कुछ और मछलियों को भी उसके साथ रखा। मछली राजकुमारी को पानी में उछलते और तैरते हुए देखकर सेठू खुश होता था। कुछ दिनों से महारानी अपने भाई को गौर से देख रही थी और उसी की तरह मछली घर के पास समय बिताने लगी। महारानी सारा दिन उदास रहती थी, लेकिन मछलियों को देखकर उनका मन भी हल्का लगता था। एक दिन एक साधु राजमहल पर आया। उनका नाम था भैरवंदा। जब वे अंदर आए तो उन्होंने महारानी को मछली के साथ खेलते हुए देखा। आपकी पुत्री मछली में कब बदल गई? क्या आपको पता भी है कि ये मछली राजकुमारी है? क्या ये सच है? राजकुमारी को मछली में बदलना केवल मीनाक्षी ही कर सकती है। तुरंत उसको यहाँ आने का आदेश दिया जाए। साधु जी बहुत क्रोधित थे और महल के सब लोगों ने मीनाक्षी और धीरा को घेर लिया। साधु ने मंत्र पढ़कर मछली को वापस राजकुमारी में बदल डाला। राजकुमारी बोली, इस औरत ने मुझे मछली में बदल डाला और सेठू मामू की बोलने लिखने की शक्ति भी छीन ली, इसीलिए मामू किसी को सच नहीं बोल पाए। साधु जी ने तुरंत सेठू को वापस स्वस्थ बनाया। महाराज ने फिर धीरा और मीनाक्षी को उम्र कैद की सजा सुनाई। अंत में सब लोगों ने खुशी खुशी जीवन बिताया। कई साल पहले एक घना जंगल हुआ करता था। कुलोस्की उस जंगल में जनजाति का प्रमुख नेता था और सभी लोग उसकी प्रशंसा करते थे। कुलोस्की के बाद मणिक्षा नाम का एक जादूगर था। वह हमेशा से कुलोस्की की जगह लेने के मौके का इंतजार कर रहा था। अब कुलोस्की एक ऐसा व्यक्ति था जिसने हमेशा अपने लोगों की जरूरतों को पहले रखा है। उसने यह सुनिश्चित करने में बहुत समय लगाया कि हर कोई संतुष्ट और खुश है। कुलोस्की ने यह भी सुनिश्चित किया कि जनजाति में हर कोई घुड़सवारी की कला पूरी तरह से सीखे। इस वजह से ऐसा हुआ कि हर परिवार के कम से कम एक सदस्य के पास एक घोड़ा था और अच्छे से घुड़सवारी करना भी आता था। एक दिन एक संत जंगल पार कर रहा था। उसने कुलोस्की के बारे में कई शानदार बातें सुनी थी और वह उससे मिलना चाहता था। जब वह चल रहा था, कुलोस्की खुद उसके रास्ते में आया। अभिवादन संत जी, हम बहुत धन्य हैं और आपको हमारे जंगल में पाकर हम बहुत आभारी हैं। मैं विनम्रता पूर्वक आपको अपने घर पर जलपान और आराम करने के लिए आमंत्रित करता हूँ।
वे दोनों जनजाति की ओर चले। संत ने झोपड़ियों और आसपास की चीजों को देखा। तुरंत उसे ऐसा लगा कि जंगल के इन लोगों के साथ कुछ बुरा होने वाला है। मेरे बेटे, मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। तुम ध्यान से सुनो और जैसा मैं कहूँ वैसा करो। अपने जादू का उपयोग करते हुए संत ने हाथ में तरल की एक छोटी बोतल दिखाई। उसने उसे कुलोस्की को दिया। बेटा, बहुत जल्द आप और आपके लोग एक समस्या का सामना करने जा रहे हैं। इस बोतल को अपने पास रखें और समय आने पर इस बोतल का इस्तेमाल समझदारी और परिस्थिति के अनुसार करें। कुलोस्की ने संत के साथ सहमति व्यक्त की और बोतल को स्वीकार किया। कई दिन बीत गए और जादूगर मनिक्षा प्रमुख पद संभालने के लिए अपने मौके का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अब क्योंकि कुछ भी नहीं हो रहा था, उसने जनजाति में परेशानी पैदा करने का फैसला किया और फिर कुलोस्की से पहले उस समस्या का समाधान करने का सोचा। इस तरह उसे सभी से प्रशंसा मिलती और लोग उसे जनजाति का प्रमुख बना देते। इसलिए मनिक्षा ने अपने हाथों में कुछ बीज लिए, उन पर एक जादू किया और उन्हें जंगल के बीच में दफन कर दिया। कुछ ही समय में बीज खतरनाक बेल में विकसित हो गए और वे पूरे जंगल में फैल गए। ये बेल बहुत मजबूत थी और किसी भी व्यक्ति या जानवर को पकड़ सकती थी। दिन ब दिन लोग गायब होते रहे और जल्दी कुलोस्की को पता चला कि वहाँ एक बड़ी समस्या आ रही है। उसने पौधे को अपनी ओर बढ़ते हुए देखा। सभी लोग अपने बच्चों और सामान को इकट्ठा कर अपने जीवन को बचाने के लिए नदी की दूसरी तरफ जाएं और अपना रास्ता बनाइए। मैं इस समस्या का समाधान करूंगा और जल्दी ही आप सभी के पास लौटूंगा। कुलोस्की अपने घोड़े पर चढ़ा और वह बोतल ले गया जो संत ने उसे दी थी। उसने घोड़े पर उस तरल को डाला और प्रार्थना की कि उसे उड़ने के लिए पंख मिल जाएं। जैसे ही उसने प्रार्थना की, उसके घोड़े की पीठ पर 2 बड़े पंख आ गए। घोड़ा अचानक बोल पड़ा, मुख्य, आप जिस समस्या का सामना कर रहे हैं उसे ठीक करने के लिए हमें जमीन के पास उड़ना चाहिए और इसे नष्ट करने के लिए इन पौधों की जड़ों को खोजना चाहिए। तुरंत घोड़ा आकाश में उड़ गया और कुलोस्की उस जगह की तलाश कर रहा था जहाँ से बेल आ रही है। नीचे देखिए, मुझे लगता है कि हमें वहाँ जाने की जरूरत है जहाँ बेल बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन मैं पौधे को नष्ट कैसे करूँगा? मैं इसके पास नहीं जा सकता, नहीं तो मैं फंस जाऊंगा। मुझसे जितना हो सके मैं नीचे उड़ूंगा। मेरी पीठ पर रहें और पौधे को जमीन से बाहर खींचें। कुलोस्की ने ऐसा किया और पौधे को जमीन से बाहर निकाला। तुरंत ही पौधा मर गया और सारा जंगल इस खतरे से मुक्त हो गया। प्रमुख इस सब के पीछे का कारण जादूगर मनिष्का है। वह लंबे समय से आपकी जगह लेने की योजना बना रहा है। क्योंकि उसे मौका नहीं मिला, इसलिए उसने यह समस्या पैदा की ताकि वह इसका हल कर सके और खुद के लिए प्रशंसा ले सके। हर कोई जंगल में अपने घर लौट आया और अपने सुरक्षित होने का आनंद लिया। उन्होंने प्रमुख को धन्यवाद दिया और जादूगर को जनजाति के बीच बुलाया गया। कुलोस्की ने जादूगर को कड़ी सजा दी और उसे अपने जादू का उपयोग करने की अनुमति फिर कभी नहीं मिली।